गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे एफडब्ल्यू टेलर की टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। सबसे पहली बात, टेक्निक्स का क्या मतलब होता है। टेक्निक्स प्रोसीजर होते हैं, मेथड होते हैं किसी भी टास्क को प्रॉपरली परफॉर्म करने के लिए। तो तुम्हें पता है कि एफडब्ल्यू टेलर एक मैकेनिक था। उसने फैक्ट्री में वर्कर के साथ काम करके बहुत सारे प्रिंसिपल्स और बहुत सारी टेक्निक को डेवलप किया। वर्कर कि जो एफिशिएंसी लेवल है उसको कैसे इम्प्रूव करना है, वर्कर ने इस बात पे बहुत काम किया और उन्होंने साइंटिफिक इंक्वायरी और मेथड पे बहुत ज्यादा जोर डाला कि कोई भी अगर काम करना है तो उसके पीछे हिट एंड ट्रायल मेथड नहीं होना चाहिए। हर काम के पीछे जो साइंटिफिक मेथड एंड इंक्वायरी है उसको प्रॉपरली यूज करना चाहिए। तो टेलर्स ने वर्कर की एफिशिएंसी इंप्रूव करने के लिए बहुत सारी टेक्निक्स यहाँ पर डेवलप की गई। उन टेक्निक्स के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो ये जो टेक्निक्स हैं ये बेसिकली हमारा एक प्रोसीजर है, एक मेथड है एक टास्क को परफॉर्म करने के लिए। तो ये टेक्निक जो है वो साइंटिफिक इंक्वायरी और एक्सपेरिमेंट पर बेस्ड है, विच आर वेरी मच हेल्पफुल टू द मैनेजमेंट टू ब्रिंग मैक्सिमम रिजल्ट विद लिमिटेड रिसोर्सेज। तो टेक्निक्स के बारे में आप लोगों को अच्छे से पता चल गया होगा। अब हम आगे एक एक टेक्निक के बारे में समझते हैं। तो ये टेक्निक्स के ऊपर एक चार्ट बना हुआ है जो एफडब्ल्यू टेलर ने टेक्निक्स डेवलप किया हुआ था, जिसमें सबसे पहले है फंक्शनल फॉर्मनशिप, उसके बाद है स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, उसके बाद है वर्क स्टडी जिसके अंदर वर्क से रिलेटेड जितने भी एलिमेंट्स हैं उन एलिमेंट्स के ऊपर उन्होंने एक स्टडी किया, फटीग स्टडी किया, मेथड स्टडी किया, टाइम स्टडी किया और मोशन स्टडी किया। उसके बाद डिफरेंशियल पीस वेस्ट सिस्टम के बारे में बात की उसने, और फिर फाइनली मेंटल रेवोल्यूशन के बारे में बात की। तो यहां तक कोई प्रॉब्लम आप सभी को? नो सर। चलते हैं हमारी फर्स्ट टेक्निक के ऊपर। तो फर्स्ट टेक्निक का नाम है फंक्शनल फॉर्मनशिप। क्या नाम है फर्स्ट टेक्निक का? फंक्शनल फॉर्मनशिप। तो फर्स्ट टेक्निक फंक्शनल फॉर्मनशिप। Functional foremanship is a technique in which planning and execution are separated. तो यहाँ पर इस टेक्निक में क्या बात की गई है कि एक फैक्ट्री में वर्कर्स काम करते हैं, उस फैक्ट्री का होता है एक मैनेजर। तो फैक्ट्री के मैनेजर के काम को इन्होंने दो पार्ट में डिवाइड किया, एक है प्लानिंग वाला काम और दूसरा है एग्जीक्यूशन वाला काम। और प्लानिंग फैक्ट्री मैनेजर के नीचे उन्होंने दो इंचार्जेस बैठा दिए, एक प्लानिंग इंचार्ज और एक प्रोडक्शन इंचार्ज। मतलब फैक्ट्री में जो वर्कर काम कर रहे हैं वो काम दो एलिमेंट से रिलेटेड है, प्लानिंग से रिलेटेड है और एग्जीक्यूशन से रिलेटेड है। तो यहाँ फंक्शनल फॉर्मनशिप के अकॉर्डिंग टेलर ने जो सुपरविजन है, जो सुपरवाइजरी रोल है, उस रोल को और इंप्रूव करने की बात की गई। So Taylor concentrated on improving the performance at operational level in a factory setup. तो टेलर ने कॉन्सेंट्रेट किया है कि जो फैक्ट्री सेटअप होता है उसमें जो ऑपरेशनल लेवल है, मतलब जहां पर वर्कर काम कर रहे हैं उनकी परफॉर्मेंस को कैसे इंप्रूव किया जाए, मतलब वर्कर के ऊपर जो सुपरवाइजर्स हैं उनकी परफॉर्मेंस को कैसे इंप्रूव किया जाए, उसके लिए फंक्शनल फॉर्मनशिप एक टेक्निक अडॉप्ट किया गया। टेलर ने आइडेंटिफाई किया कि एक सुपरवाइजर या फॉरमैन में क्या क्या क्वालिटीज होनी चाहिए ताकि वो अपने वर्कर को प्रॉपरली सुपरवाइज कर सके और उन वर्कर्स की फुल पोटेंशियल तक वो पहुंच सके। तो ही आइडेंटिफाइज द क्वालिटी रिक्वायर्ड इन अ गुड सुपरवाइजर एंड रियलाइज्ड दैट इट वुड बी डिफिकल्ट टू फाइंड ऑल द क्वालिटीज इन वन इंडिविजुअल। तो उसने कहा कि भाई एक वर्कर को हैंडल करने के लिए या बहुत सारे वर्कर्स को हैंडल करने के लिए बहुत सारा क्वालिटी की जरूरत होता है एक सुपरवाइजर के अंदर, और वो सारी क्वालिटी एक सुपरवाइजर के अंदर नहीं मिल पाती है। तो इसीलिए उसने सुपरविजन में भी स्पेशलाइजेशन अप्रोच लेके आया वो कि सुपरवाइजरी के काम को भी उसने डिवीजन ऑफ वर्क से कनेक्ट कर दिया और सुपरवाइजर्स के लिए चार अलग अलग स्पेशलाइज्ड एक्सपर्ट लगा दिए नीचे, प्लानिंग इंचार्ज के नीचे भी और प्रोडक्शन इंचार्ज के नीचे भी। सो देयरफॉर ही एडवोकेटेड द सेपरेशन ऑफ
planning and execution and develop the technique of functional foremanship. बात समझ में आ रही है सभी को? Yes, sir. फंक्शनल फॉर्मैनशिप में बेसिकली क्या क्या कि जो सुपरविजन है, जो सुपरवाइजर है, उनके रोल को, उनकी परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए इन्होंने प्लानिंग और प्रोडक्शन के काम को अलग अलग कर दिया और उन प्लानिंग इंचार्जेस के नीचे 4 स्पेशलाइज्ड सुपरवाइजर लेके आया और प्रोडक्शन के नीचे भी 4 स्पेशलाइज्ड सुपरवाइजर लेके आया जो हमारे वर्कर को एक पॉइंट ऑफ टाइम पर सुपरवाइज करेंगे। क्यों? क्योंकि वर्कर को सुपरवाइज करने के लिए बहुत सारी क्वालिटीज की जरूरत होती है, तो एक सुपरवाइजर में वो क्वालिटी नहीं हो सकती, इसीलिए उन्होंने फंक्शनल फॉर्मैनशिप की टेक्निक दिया जिसको हम एक्सटेंशन ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क भी बोलते हैं। जैसे डिवीजन ऑफ वर्क में क्या कहते हैं कि काम को छोटे छोटे पार्ट में बांट के स्पेशलाइज्ड एक्सपर्ट को दे दिया जाता है काम। तो यहाँ पर भी वही किया जा रहा है कि जो हमारा सुपरविजन का काम है वो अलग अलग एक्सपर्ट को दे दिया गया है और ये प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड को वोलेट करता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर एक वर्कर जो है वो 8 अलग अलग सुपरवाइजर्स की गाइडेंस से ले रहा होगा एक पॉइंट ऑफ टाइम पर। इज इट क्लियर और नॉट? Clear, sir. Yes, क्लियर sir. हो रहा है? Yes, sir. फंक्शनल फॉर्मैनशिप का जो मेन फंडा है वो यही है टू इंप्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ द सुपरवाइजरी लेवल। क्लियर और नॉट? Yes, sir. Clear, Yes, sir. तो देखे जरा ध्यान से, अंडर फंक्शनल फॉर्मैनशिप टेलर सजेस्टेड दैट द प्लानिंग एंड प्रोडक्शन इन अ फैक्ट्री should be managed by separate in charges working under the factory manager। एक फैक्ट्री मैनेजर के अंदर जो प्लानिंग और प्रोडक्शन है फैक्ट्री से रिलेटेड वो 2 इंचार्जेस करेंगे, 2 इंचार्जेस उसको मैनेज करेंगे और हर इंचार्जेस को असिस्ट करने के लिए 4 पर्सनल होंगे, स्पेशलाइज्ड सुपरवाइजर होंगे जो इंस्ट्रक्शंस और ऑर्डर देंगे वर्कर्स को टाइम टू टाइम इन अ फैक्ट्री। सो इट मींस क्या है कि एक सुपरवाइजर और फॉरमैन को असिस्ट करने के लिए यहाँ पर 4 अलग अलग सुपरवाइजर, एक्सपर्ट और स्पेशलाइज्ड वर्कर्स रहेंगे जो अल्टीमेट जो वर्कर फ्लो लेवल्स पर काम कर रहे हैं उनको गाइडेंस और इंस्ट्रक्शंस देंगे एक पॉइंट ऑफ टाइम पर। क्लियर? सभी को क्लियर है? Yes, sir. तो यहाँ पर इस पिक्चर से हम बहुत इजीली फाइंड आउट कर पाएंगे कि फंक्शनल फॉर्मैनशिप क्या है। तो देखो अभी भी बताया कि फंक्शनल फॉर्मैनशिप में एक फैक्ट्री सेटअप में एक फैक्ट्री मैनेजर होता है। फैक्ट्री मैनेजर के अंदर 2 इंचार्जेस बना दिए, एक प्लानिंग का काम करने वाला, प्लानिंग के काम को मैनेज करने वाला और एक एग्जीक्यूशन और प्रोडक्शन को मैनेज करने वाला। अब प्लानिंग इंचार्जेस में 4 अलग अलग सुपरवाइजर और फॉरमैन एक्सपर्ट रहेंगे जो वर्कर को गाइडेंस और इंस्ट्रक्शंस देते रहेंगे। जैसे प्लानिंग इंचार्ज में रहेंगे 4 मेन सुपरवाइजर एक्सपर्ट, इंस्ट्रक्टर, कार्ड कलर, रूट कलर, टाइम एंड कोर्स कलर को डिसिप्लिनेरियन। ऑन दी अदर हैंड प्रोडक्शन इंचार्जेस के नीचे 4 अलग फॉरमैन और सुपरवाइजर रहेंगे जो उन्हें असिस्ट करेंगे, एक स्पीड बॉस, गैंग बॉस, रिपेयर बॉस और इंस्पेक्टर। तो इस तरीके से वर्कर जो होता है, वर्कर को टाइम टू टाइम अपने काम से रिलेटेड 8 अलग अलग लोगों से गाइडेंस मिलेंगे, 8 अलग अलग लोगों के नॉलेज और एक्सपीरियंस का फायदा मिलेगा जिससे वो अपनी परफॉर्मेंस को क्या कर पाएगा, इंप्रूव कर पाएगा। क्लियर? तो यहां तक कोई प्रॉब्लम इसको समझने में? No, sir. हाँ, तो यहाँ पर टेलर ने बताया कि भाई प्लानिंग इंचार्जेस के नीचे 4 सुपरवाइजर और फॉरमैन रहेंगे जो प्लानिंग इंचार्ज को असिस्ट करेंगे। उसमें सबसे पहले बात की इसने रूट कलर की। रूट का क्या मतलब होता है? काम करने का रास्ता बताना। तो रूट कलर का क्या रेस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा? टू स्पेसिफाई द एग्जैक्ट सीक्वेंस एंड रूट ऑफ द प्रोडक्शन। मतलब प्रोडक्शन करने का क्या सीक्वेंस रहेगा, क्या रूट रहेगा, ये कौन इंस्ट्रक्शंस देगा? रूट कलर देगा वर्कर को। फिर दूसरा हमारा सुपरवाइजर रहेगा प्लानिंग इंचार्ज को जो असिस्ट करेगा, वो है इंस्ट्रक्शन कार्ड कलर। इंस्ट्रक्शंस का क्या मतलब होता है? इंस्ट्रक्शंस मतलब इंफॉर्मेशन देना। सो दिस कार्ड कलर, इंस्ट्रक्शन कार्ड कलर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्राफ्टिंग इंस्ट्रक्शंस फॉर द वर्कर, कि वर्कर को टाइम टू टाइम किस तरह की इंफॉर्मेशन और इंस्ट्रक्शंस देनी होगी उसका एक ड्राफ्ट तैयार करेगा हमारा इंस्ट्रक्शन कार्ड कलर।
तीसरा हमारा यहाँ पर जो सुपरवाइजर है वो है टाइम एंड कोस्ट कलर टू प्रिपेयर टाइम एंड कोस्ट शीट फॉर द जॉब। मतलब एक काम को करने में कितना टाइम लगना है, क्या स्टार्टिंग टाइम रहेगा, क्या एंड टाइम रहेगा, और उसकी क्या कोस्ट आने वाली है उस काम की, वो काम सारा का सारा कौन करेगा, टाइम एंड कोस्ट कलर। और फिर फोर्थ सुपरवाइजर जो असिस्ट करेगा प्लानिंग इंचार्ज को, वो है डिसिप्लिनेरियन, डिसिप्लिन इंचार्ज बोल सकते हैं हम इसको, या डिसिप्लिन क्लर्क बोल सकते हैं, जिसका काम रहेगा डिसिप्लिन इंश्योर करना कि जितने भी वर्कर्स हैं वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन के जो रूल्स और रेगुलेशंस है उसको क्लियरली फॉलो करें। तो ये था हमारा प्लानिंग इंचार्ज के नीचे 4 अलग अलग सुपरवाइजर और फॉरमैन जो हमारे वर्कर्स को टाइम टू टाइम इंस्ट्रक्शंस और गाइडेंस देंगे। जिसमें सबसे पहली बात की उन्होंने रूट कलर की, जिसका काम क्या रहेगा, सीक्वेंस बताना काम करने के लिए। इंस्ट्रक्शन कार्ड कलर का क्या काम रहेगा, ये इंस्ट्रक्शंस का एक ड्राफ्ट तैयार करना जो बार बार इंस्ट्रक्शंस वर्कर को दी जाएगी काम से रिलेटेड। और टाइम एंड कोस्ट कलर का काम रहेगा टू प्रिपेयर टाइम एंड कोस्ट शीट फॉर द जॉब। और डिसिप्लिन कलर का क्या काम रहेगा, टू इंश्योर डिसिप्लिन अमंग्स वर्कर और टू इंश्योर कि रूल्स और रेगुलेशन मस्ट बी फॉलोड बाय द वर्कर व्हाइल वर्किंग इन अ फैक्ट्री। इज इट क्लियर और नॉट? Yes, sir. उसके बाद प्रोडक्शन के काम में, मतलब अब फाइनली वर्कर जो वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, अब प्रोड्यूस कर रहे हैं तो प्रोड्यूस करने के लिए उनके ऊपर रहा प्रोडक्शन इंचार्ज। अब प्रोडक्शन इंचार्ज को असिस्ट करने के लिए यहाँ पर 4 सुपरवाइजर हैं हमारे पास। सबसे पहले है गैंग बॉस। गैंग बॉस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कीपिंग टूल्स एंड मशीन रेडी फॉर द ऑपरेशन। अब भाई सामान बनाने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए मशीन की जरूरतें होती हैं, तो मशीन और टूल्स को रेडी रख लेना ये काम रहेगा गैंग बॉस का। स्पीड बॉस, स्पीड बॉस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टाइमली एंड एक्यूरेट कंप्लीशन ऑफ जॉब। स्पीड बॉस का मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहता है, ये इंश्योर करना कि जो हमारी जॉब है, जो टास्क है, जो वर्कर को मिला है, वो टाइमली और एक्यूरेटली कंप्लीट हो जाए। इट मींस क्या है, वो स्पीड मेंटेन करवाएगा इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। थर्ड हमारा यहाँ पर है फॉर्मन रिपेयर बॉस, जो ये इंश्योर करेगा कि भाई हमारे वर्कर्स को एक प्रॉपर वर्किंग कंडीशन मिले, या फिर जो हमारे टूल्स और मशीन्स हैं बार बार उनका मेंटेनेंस और रिपेयर करता रहे ताकि प्रोडक्शन प्रोसेस स्टॉप ना हो। और यहाँ इंस्पेक्टर का काम रहता है क्वालिटी ऑफ वर्क को चेक करना, इंश्योर करना। तो ये था हमारा फंक्शनल फॉर्मैनशिप, जो इस बात पे जोर दे रहा है कि भी फ्लोर लेवल पर, सुपरवाइजरी लेवल पर जो हमारे सुपरवाइजर्स हैं उनकी एक स्पेशलाइज टीम होती है प्लानिंग इंचार्ज के नीचे और प्रोडक्शन इंचार्ज के नीचे, जो सुपरवाइजरी की परफॉर्मेंस और उसकी क्वालिटी को इंप्रूव करने में हेल्प करेगा। क्लियर? Yes, sir. यहां तक कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं होनी चाहिए। तो ये था फंक्शनल फॉर्मैनशिप टेक्निक, जो बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है। उसके बाद हम बात करते हैं सेकंड टेक्निक, विच इज स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। कौन सा टेक्निक? स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। जिसमें क्या बात बोल रहा है टेलर, स्टैंडर्ड्स का मतलब होता है बेंचमार्क या पैरामीटर सेट करना काम करने के लिए, कि एक काम को सही तरीके से, यूनिफॉर्म तरीके से करने के लिए उस काम का पैरामीटर और बेंचमार्क होना बहुत जरूरी है। तो स्टैंडर्डाइजेशन रेफर्स टू डेवलपिंग स्टैंडर्ड्स फॉर एवरी बिजनेस एक्टिविटी। बिजनेस में जितनी भी गतिविधियां हैं, जितने भी टास्क हैं, उस टास्क और एक्टिविटीज के लिए स्टैंडर्ड डेवलप करना, दैट इज स्टैंडर्डाइजेशन। अब स्टैंडर्ड किन किन चीजों के लिए बनाए जा सकते हैं? भाई प्रोसेस के बारे में स्टैंडर्ड तय किया जा सकता है, कितना रॉ मटेरियल यूज किया जाएगा उसके बारे में स्टैंडर्ड तय किया जाएगा, कितना टाइम लगेगा एक प्रोडक्ट बनाने में, प्रोडक्ट की क्वालिटी से रिलेटेड स्टैंडर्ड हो सकता है, किस तरह की मशीनरी, किस तरह के टूल्स वगैरह, या किस तरह की वर्किंग कंडीशंस होंगे, इनके बारे में स्टैंडर्ड या बेंचमार्क हम जो है वो सेट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमें अपने प्रोडक्शन में यूनिफॉर्मिटी लेके आनी है। जैसे कि सपोज अगर मान लो एक कंपनी है और वो ऑटोमोबाइल बनाती है, तो ऑटोमोबाइल जब बनेगा तो उसमें एक प्रोडक्शन प्रोसेस रहेगा। तो उस प्रोसेस में क्या क्या स्टेप्स रहेंगे कि हर गाड़ी एक जैसी बने, तो उसका एक स्टैंडर्ड बनाना, किस तरह का रॉ मटेरियल लगेगा हर गाड़ी में, तो रॉ मटेरियल का भी स्टैंडर्ड सेट करना, कितना टाइम लगेगा हर हर एक एक एक्टिविटी को करने में, प्रोडक्ट की क्वालिटी के लिए क्या स्टैंडर्ड रहेगा, ताकि यूनिफॉर्मिटी मेंटेन की जाए हमारे हर प्रोडक्ट में।
तो स्टैंडर्ड्स आर बेंचमार्क फॉलोड ड्यूरिंग प्रोडक्शन टू अचीव फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स। तो फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए हम स्टैंडर्ड बनाते हैं। पहला है टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट ऑफ फिक्स्ड टाइप साइज एंड कैरेक्टराइज, मतलब एक तरह का प्रोडक्ट बनाने के लिए एक तरह के साइज का, एक तरह के टाइप का हमें स्टैंडर्ड निर्धारित करने चाहिए। टू एस्टैब्लिश इंटरचेंजेबिलिटी ऑफ मैन्युफैक्चर्ड पार्ट्स एंड प्रोडक्ट, मतलब अगर हमने स्टैंडर्ड बनाए हुए हैं तो हम जो पार्ट्स है प्रोडक्ट से रिलेटेड उनको इंटरचेंज कर सकते हैं। टू एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड ऑफ एक्सीलेंस एंड क्वालिटी इन द मटेरियल, कि जो मटेरियल्स है उसकी क्वालिटी से रिलेटेड स्टैंडर्ड हम सेट कर सकते हैं, और जो हमारे वर्कर्स हैं उनकी परफॉर्मेंस से रिलेटेड भी स्टैंडर्ड सेट कर सकते हैं कि भाई एक वर्कर अगर मान लो एक दिन काम करता है तो उसे 10 यूनिट बनानी होगी। सो दिस इज कॉल्ड एज स्टैंडर्ड फॉर परफॉर्मेंस फॉर मैन। तो स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब ये था। समझ में आई बात? यस सर। इसी के साथ साथ एक दूसरी टेक्निक और इसमें दी गई है जिसका नाम है सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। काम सही तरीके से करने के लिए काम के जितने भी पैरामीटर्स हैं उनका बेंचमार्क सेट करना, दैट इज स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क। और सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क क्या होता है? काम को सिंपल बनाना, इजी रखना। तो सिंप्लीफिकेशन क्या कहता है? सिंप्लीफिकेशन एम्स टू एलिमिनेट सुपरफ्लूअस, वेराइटीज, साइज एंड डायमेंशन ऑफ प्रोडक्ट। मतलब एक कंपनी अगर बहुत सारे साइज के, बहुत सारे डायमेंशंस के, बहुत सारी वेराइटीज के प्रोडक्ट अगर बना रही है तो उनमें से उन साइज, उन वेराइटीज और डायमेंशन को एलिमिनेट करना जो सुपर फ्लॉज है, मतलब जो मार्केट में चले नहीं रहे हैं। ऐसा करने से वो अपनी कॉस्ट को, अपने लेबर की कॉस्ट को, अपनी मशीन की कॉस्ट को, अपनी टूल की कॉस्ट को क्या कर सकते हैं? सेव कर सकते हैं। तो सिंप्लीफिकेशन का मतलब सिंपली ये है to eliminate unnecessary varieties, sizes and dimension of the product. It implies to reduce inventory level, fuller utilization of equipment and increased turnover. Clear? यहाँ कोई प्रॉब्लम किसी को? नो सर। हाँ, तो ये था हमारा स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क। अब हम नेक्स्ट टेक्निक के बारे में बात करते हैं जो है वर्क स्टडी। वर्क का क्या मतलब है? यहाँ पे काम, कोई भी काम जो हम अपने वर्कर को असाइन करते हैं। तो जैसे वर्कर फैक्ट्री में काम कर रहे हैं तो एक प्रोसेस के थ्रू वो प्रोडक्ट बनाते हैं। तो सपोज अगर गारमेंट बनाने का एक प्रोसेस है तो गारमेंट बनाना दैट इज द वर्क। अब उस वर्क से रिलेटेड जितने भी पैरामीटर्स होंगे, जितने भी फैक्टर्स होंगे, उन फैक्टर का एक सिस्टमैटिक, ऑब्जेक्टिव और क्रिटिकल एग्जामिनेशन कर लेना, दैट इज नोन एज वर्क स्टडी। उसे क्या बोलेंगे हम? वर्क स्टडी। क्लियर और नॉट? यस सर। क्योंकि एफडब्ल्यू टेलर किस बात पे ज्यादा फोकस कर रहा है? साइंटिफिक मैनेजमेंट पे। वो ये कह रहा है कि काम करने से पहले ना एक काम के बारे में साइंटिफिक इंक्वायरी कर लो, उसका एक क्रिटिकल इवैल्यूएशन, एग्जामिनेशन कर लो कि भाई उसके जो फैक्टर्स हैं उन फैक्टर्स में किस तरह की बातें हैं जिससे एफिशिएंसी को इंप्रूव किया जा सके। तो यहाँ वर्क स्टडी 4 तरह की टेक्निक के बारे में बता रही है। मोशन स्टडी के बारे में, टाइम स्टडी के बारे में, फटीग स्टडी और मेथड स्टडी के बारे में। तो अब इनके बारे में हम पढ़ते हैं एक एक करके। बहुत अच्छी टेक्निक्स है ये एक वर्कर की परफॉर्मेंस को इंप्रूव करने के लिए, जो फैक्ट्री सिस्टम पर बहुत ज्यादा यूज की जाती है। क्लियर? तो सबसे पहली है हमारे पास मेथड स्टडी, जो बहुत इजी है। मेथड स्टडी क्या कहता है? The objective of method study is to find out one best way of doing the job to maximize efficiency in the use of material, machinery, manpower and capital. So according to method study, टेलर ने ये find out करने की कोशिश की कि there is always a one best way of doing the job and that best method must be identified or developed by the manager in order to improve the efficiency level of the worker. तो मेथड स्टडी में क्या फाइंड आउट किया कि बेस्ट वे ऑफ डूइंग द जॉब टू मैक्सिमाइज एफिशिएंसी लेवल, ताकि हम अपने मटेरियल का, अपने मशीनरी का, अपने मैन पावर का बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर पाए। अगर काम को करने का तरीका ही गलत होगा सो डेफिनेटली जो भी हमारे पास रिसोर्सेज है हम उनको वेस्ट करेंगे। क्लियर है ना? यस सर। फॉर एग्जाम्पल डिजाइनिंग अ कार, एक कार को डिजाइन करने के लिए असेंबली लाइन में will need to decide the sequence of operation
प्लेस फॉर मैन, मशीन एंड रॉ मटेरियल। मतलब एक कार को डिजाइन करने के लिए एक फैक्ट्री की असेंबली लाइन में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किस तरह के मेथड्स होने चाहिए कि भाई सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन क्या होना चाहिए, प्लेस फॉर मैन क्या होना चाहिए, मशीन किस तरह की होनी चाहिए, रॉ मटेरियल किस तरह का होना चाहिए। तो ये सब मेथड से रिलेटेड डिसीजन लेना, दैट इज नोन एज मेथड स्टडी। क्लियर? Yes, sir. अब हम बात करते हैं नेक्स्ट स्टडी का जो वर्क से रिलेटेड है, और वो है टाइम स्टडी। टाइम स्टडी जैसे ही इसके नाम से ही पता चल पा रहा होगा हमें, इट डिटरमाइंस द स्टैंडर्ड टाइम, कितना टाइम लगेगा टेकन टू परफॉर्म अ वेल डिफाइंड जॉब। अगर मैंने कहा कि भाई एक वर्कर को एक जीन्स बनानी है, एक जीन्स बनानी है, तो उस जीन्स को बनाने में उसको कितना घंटा स्टैंडर्ड टाइम लगेगा, ये फिक्स करना, ये डिटरमाइन करना, इसको कहते हैं टाइम स्टडी। तो टाइम मेजरिंग डिवाइस और टूल यूज करेंगे, जैसे स्टॉप वॉच करेंगे हम लोग, यूज फॉर ईच एलिमेंट ऑफ द टास्क। तो उस जीन्स को बनाने में जितने भी एलिमेंट्स हैं, उन एलिमेंट्स के टाइम को मेजर किया जाएगा और तब स्टैंडर्ड टाइम को फिक्स किया जाएगा। रीडिंग्स ली जाएंगी हर एलिमेंट्स को परफॉर्म करने के लिए, और फिर टोटल स्टैंडर्ड टाइम हम निर्धारित करेंगे एक काम को करने के लिए। तो ऑब्जेक्टिव क्या है टाइम स्टडी का? ये डिटरमाइन करना कि एक काम को करने के लिए कितने वर्कर चाहिए होंगे, और उनका क्या इंसेंटिव स्कीम हम निर्धारित करेंगे, और क्या लेबर कॉस्ट लगने वाली है। तो मुझे पता है कि अगर एक यूनिट बनाने में 1 घंटा लगता है, तो मुझे अगर 10 यूनिट चाहिए एक वर्कर से, तो एक वर्कर से मुझे कितना घंटा काम करवाना है? 10 घंटा काम करना। तो इससे ये पता चल जाएगा कि टोटल आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए कितने नंबर ऑफ वर्कर चाहिए होंगे, या नहीं पता चलेगा? बिल्कुल पता चलेगा, है ना? यस सर। हाँ, तो टाइम स्टडी बहुत इजी है टू डिटरमाइन कि कितना टाइम लगने जा रहा है। तो फॉर एग्जांपल, जैसे कि एक एग्जांपल दिया हुआ है कि फॉर एग्जांपल ऑन द बेसिस ऑफ सेवरल ऑब्जर्वेशन, ये डिटरमाइन किया गया कि एक वर्कर 100 यूनिट बनाएगा पेन की 20 मिनट के अंदर, तो वो 1 घंटे में कितनी बनाएगा भाई? 300 बनाएगा, सीधी सी बात है। 20 मिनट में अगर 100 बनाता है तो 20 इंटू 3, 60 मिनट्स में कितना हो गया? 300। अज्यूमिंग दैट अगर वर्कर 8 घंटे काम करता है एक शिफ्ट के अंदर, उसमें से 1 घंटा उसका रेस्ट का, खाने पीने का, लंच का अगर निकाल दे तो 7 घंटे काम करेगा। तो 7 घंटे में वो कितने पेन बनाएगा? 2100. तो इससे पता चल गया कि एक वर्कर एक दिन में कितने पेन बनाने जाएगा? 2100। तो अगर मुझे 2100. एक महीने के अंदर, अगर मुझे एक महीने के अंदर एक टारगेट सेट कर देता हूं कि मुझे चाहिए 63,000 पेन्स, तो मुझे कितने वर्कर लगाने पड़ेंगे? सीधी सी बात है, 30 वर्कर्स। मान लो एक दिन में मुझे इतने बनवाने हो 63,000, तो मुझे कितने वर्कर लगाने पड़ेंगे? 30। तो भाई अगर एक दिन में एक वर्कर 2100 बनाए और मुझे चाहिए कि 63,000 बनाए एक दिन के अंदर, तो मुझे कितने वर्कर लगाने पड़ेंगे? 30। तो इस तरीके से टाइम स्टडी से हम ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि भी हमें कितने नंबर ऑफ वर्कर चाहिए होंगे अपने टास्क को परफॉर्म करने के लिए। क्लियर और नॉट? क्लियर सर। क्लियर है सभी को? चलें आगे। यस सर। हाँ, नेक्स्ट स्टडी है फटीग। फटीग का मतलब होता है थकना। तो सीधी सी बात है, जब हम बहुत लंबे टाइम तक पढ़ाई करते हैं या कोई काम करते हैं, तो वी बाउंड टू गेट टायर्ड। हमें ना काफी डिजीनेस फील होता है, काफी टायर्डनेस फील होती है। तो उस टायर्डनेस को खत्म करने के लिए हमें ना रेस्ट की जरूरत होती है ना? क्वालिटी रेस्ट की जरूरत होती है, ताकि हमारी जो एनर्जी लॉस्ट हुई है काम करते करते वो दोबारा से रिकूप हो जाए। तो ऐसे ही एफडब्ल्यू टेलर ने इस टेक्निक पे काम किया, ये फाइंड आउट करने के लिए कि वर्कर को कितना रेस्ट इंटरवल चाहिए और कितने टाइम के लिए उसे रेस्ट दे कि उसकी सेम टाइप ऑफ एनर्जी दोबारा से रिकूप हो जाए। तो फटीग स्टडी में टेलर ने ये बताया। तो फटीग स्टडी सीक्स टू डिटरमाइन टाइम एंड फ्रीक्वेंसी। टाइम मतलब कितना टाइम लगना चाहिए रेस्ट के लिए और कितनी बार रेस्ट इंटरवल देना चाहिए इन कंप्लीटिंग अ टास्क।
एक टास्क को कंप्लीट करने के लिए एक वर्कर को कितनी बार रेस्ट देना चाहिए, ये डिटरमाइन करने के लिए फटीग स्टडी को डेवलप किया गया। तो रेस्ट इंटरवल विल एनेबल वर्कर्स टू रीगेन देयर लॉस्ट स्टेमिना, thereby avoiding accident, rejections and industrial sickness। तो अगर हम अपने वर्कर्स को क्वालिटी रेस्ट इंटरवल देंगे तो डेफिनेटली वर्कर का जो लॉस स्टेमिना है वो भी रीगेन होगा, उसके साथ साथ एक्सीडेंट वगैरह को भी हम अवॉइड कर पाएंगे, रिजेक्शंस को भी और इंडस्ट्रियल सिकनेस को भी। बट अगर हम रेस्ट नहीं देते अपने वर्कर को, डेफिनेटली वो अपनी फुल पोटेंशियल से काम नहीं कर पाएगा। क्लियर और नॉट? Okay.